हेलो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट पार्ट इसका बहुत अच्छे से समझा होगा। अब अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो अपन ने पहले पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ा। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले इसका परिचय पढ़ा था। सेकंड अपन ने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि वहाँ की कितनी क्या कौन सी फीसदी हिस्सा कौन सी क्या भाषा बोलते हैं और कितने परसेंट जो कौन से क्षेत्र में कौन से लोग रहते हैं, ये सब पढ़ा था। फिर श्रीलंका में बहुसंख्यवाद मतलब ज़्यादा जो बहुसंख्यक लोग मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा संख्या में होते हैं और वो अपने मन माने मतलब मन चाही इच्छा से जो उनको ठीक लगता है वो कर सकते हैं, अल्पसंख्यक पे अपना दबाव भी डाल सकते हैं। तो अपन ने श्रीलंका में बहुसंख्यवाद पढ़ा था। उसके बाद अपन ने बेल्जियम की समझदारी पढ़ी थी कि बेल्जियम की समझदारी में क्या क्या है, और 4 पॉइंट्स तो थे वो मेन संविधान वाले, वो पढ़े थे। अब अपन पढ़ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार से सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। पहली पावर शेयरिंग के हिसाब से अपन पढ़ते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, झगड़े जो हैं और जो टकराव का अंदेशा जो हो जाता है वो कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। मतलब झगड़े का, हिंसा का और इन सब का राजनीतिक पॉलिटिकल्स पे चले जाते हैं और ये सब झगड़े के रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्से दे देना राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से सही और अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्या लोग के आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए एक परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यक लोग जो हैं वो बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मतलब ये लोग अगर इस तरीके से अल्पसंख्यक लोग पे अपनी बातें ठोकेंगे और अपना हक जताएंगे तो ये सब क्या है, एक बर्बादी का कारण भी बन सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इससे पक्ष में एक बात ये भी कही जा सकती है कि बात कहीं ज़्यादा गहरी भी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की डेमोक्रेटिक की आत्मा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को हम नैतिक तर्क कह सकते हैं। ठीक है, इन दो तर्कों में से हम दो नाम देते हैं, एक पहला युक्तिपरक और दूसरा नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक मतलब समझदारी होता है और नैतिक तर्क मतलब सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व। मतलब जैसे जो अपन सत्ता युक्तिपरक मतलब समझदारी होगा और नैतिक मतलब परिणाम। जो समझदारी का तर्क होता है वो लाभकर परिणामों पर जोड़ देता है, मतलब एक रिजल्ट पर जोड़ देता है, जबकि जो नैतिक तर्क होता है वो सत्ता के बंटवारे को अंतर्भूत महत्व को बताता है। जो नैतिक तर्क होता है वो क्या बताता है, सत्ता के बंटवारे को महत्व बताता है। अब पढ़ते हैं खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी, ये एक स्टोरी है, उस स्टोरी से एग्जांपल समझा रही हूँ मैं आपको कि बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यही सोचकर कि हम विक्रम को नींद ना आ जाए और बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम की एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए कोई भी अनूठी बात नहीं थी, सब जानते ही थे उनको। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी बहुत थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही लड़ाई में मारा भी गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। ठीक है, ये तो अपन ये एक स्टोरी है, मतलब जो विक्रम और बेताल की स्टोरी थी उस हिसाब से अपन एक एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं कि जो मतलब जो विक्रम रहता है वो रात की खामोशी में जैसे मोटरसाइकिल चला रहा था तो उसने बेताल जो था वो उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, तो उसी सोच से विक्रम को नींद ना आ जाए इसीलिए जो क्या कर रहा था, बेताल उसको कहानी सुनाना शुरू कर रहा था। उसी नाम खलील नाम का जो एक आदमी रहा करता था, उसके जो माँ बाप थे उसमें से बाप का नाम क्या था, ऑर्थोडॉक्स था जो ईसाई था, और माँ कौन थी, सुन्नी थी जो मुसलमान थी।
ठीक है। तो अपन उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये लोग गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान ने सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ था कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई भी कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ था। मतलब सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री का पद दिया था, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स को बता दिया था और अध्यक्ष के पद पर शिया मुसलमान के लिए तय हो गया था। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमान के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर ही थी। मतलब दोनों में जितने भी लोग थे उनकी जो आबादी थी उस देश की वो क्या थी, बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए थे। बाद में क्या होता, मुसलमान की जो आबादी थी वो बढ़ गई थी, बहुमत में आ गए थे और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते थे और मान कर रहे थे। ठीक है। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लग रही थी। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता था और न ही पिता के धर्म को मानता था। ठीक है। खलील के जो माता पिता थे, एक पिता कौन थे, ईसाई थे और माता कौन थी, मुसलमान थी। तो वो दोनों ही धर्म को नहीं मानता था। असल में वो यह चाहता ही नहीं था कि किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता था कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी भी समुदाय का। मतलब उनका क्या कहना था कि आप चुनाव करवाओ और जिसको इच्छा है उसी को वोट देने दो और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। ठीक है। अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ भी वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपने सवाल विक्रम से पूछे। अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप भी फिर नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब इस तरीके से वो उनको बोल रहा था। ठीक है। मतलब ये एक स्टोरी थी, स्टोरी के हिसाब से उन्होंने अपने को एग्जाम्पल दिया था सिविक्स के लिए, तो अपन ने वो एग्जाम्पल देखा। ठीक है। सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ते हैं अपन। ठीक है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में ही रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। मतलब अगर हमारी ही फैसले लेने की शक्ति बिगड़ जाती है, हम ही सही ढंग से हमारी सरकार नहीं चुन सकते, हमारे फैसले लेने की शक्ति बिगड़ जाती तो क्या होगा, इन्हें फैसले पर लागू होना ये सब संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि वह जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मतलब जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की राजनीतिक सत्ता से हिस्सेदार बने जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर सत्ता के हिस्सेदार बनाए जाते हैं उसी को लोकतंत्र देश अच्छा माना जाता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। हमेशा इन तीनों में क्या रहता है, पावर शेयरिंग रहती है। ठीक है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग कर लेते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग, मतलब कोई भी एक इंसान ज़्यादा पावर शेयरिंग नहीं कर सकता है। हर अंग एक दूसरे से अंकुश रहता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9th कक्षा में भी आपने देखा था कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाई जाती है। ठीक है।
इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। मतलब जो न्यायपालिका की नियुक्ति होती है वो कौन, कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायकों पर द्वारा बनाए कानूनों को अंकुश करती है, मतलब बताती है। ठीक है, इस व्यवस्था के नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी हम कहते हैं, इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी बोलते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था, वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। ठीक है, वहाँ संविधान में अगर हम इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर शेयरिंग है, बंटवारा है, वो किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है कि पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। ठीक है, राज्य सरकारों से नीचे के स्तरों की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्थिति पर सरकारों के बीच सत्ता को ऐसे बंटवारों पर वितरण कहा जाता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों पर, मसलन और भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में ही हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून जो होते हैं वो इस बात का प्रावधान होते हैं कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय और महिलाओं की विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। मतलब महिलाओं को भी और कमजोर समुदाय को भी इनमें जो विधायिका में, प्रशासन में, इनमें क्या कर पावर शेयरिंग दी जाए, हिस्सा दिया जाए। पिछले साल हमने अपने अपने देशों के प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा भी था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद के शासन को अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरीके की सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं के शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हमने चर्चा की है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव, समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हमेशा पावर शेयरिंग के टाइम पे भी बीच में जब चुनाव का विकल्प जो होता है वो हमेशा होना ही चाहिए। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों, अलग अलग पार्टियों में भी उपलब्ध होता है। जैसे बहुत सारी पार्टीज होती है ना, जब चुनाव लड़ते हैं तो उस तरीके से बताया गया है। पार्टियां जो होती है सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। मतलब पावर शेयरिंग जो है वो किसी एक के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय विवधि में करें तो पाएंगे कि सत्ता जो होती है वो बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टी के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। आपने देखा ही होगा कि दो पार्टियों में ही चुनाव हो सकता, कोई एक अकेली पार्टी तो कभी चुनाव लड़ नहीं सकती है। यही इसमें बताया गया है। मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों के साथ सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव और समूह के सामाजिक आंदोलन की कार्य प्रणाली के बारे में गौर करेंगे। ठीक है, तो यही सब इस चैप्टर में बताया गया था। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में आपके मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो थैंक यू क्लास।